हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी इस क्लास में हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पिछला 1-1.5 घंटे का लेक्चर आया था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब वो लेक्चर के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होगा, अच्छे से उस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, देन ओनली आप यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ उस लेक्चर को कवर कर लीजिए। ओके, सो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो कल अपन लोगों ने कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ लिया था एंड अबाउट कूलॉम्स लॉ वो भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। कूलॉम फोर्स वाज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ओके, व्हिच आर केप्ट इन रेस्ट। सो आज अपन लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में? आज अपन लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में आज देखने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अच्छे से कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, किसके बीच में लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो मात्र उन फोर्सेस के लिए या वो उन क्वांटिटीज़ के लिए लगता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन दूसरे फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरे फोर्स कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कब कहाँ कैसे लग रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कूलॉम फोर्स वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, वो क्या है देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, Q, और यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ओके, और भी बहुत सारे चार्जेस है, बट मैंने अभी 3 चार्ज दिखाए हैं। एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि Q पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ड्यू टू Q1, Q2, Q3। ओके, तो Q1 के चलते जो फोर्स आ रहा होगा वो कुछ इधर की ओर आ रहा होगा, लाइक दिस। लेट्स अज्यूम दैट इज F1 वेक्टर। ओके, Q2 के चलते जो आ रहा होगा, लेट्स अज्यूम दैट इज F2 वेक्टर, ठीक है। एंड जो Q3 के चलते आ रहा होगा ऐसे, लेट्स अज्यूम दैट इज F3 वेक्टर। ओके, सो ये ढेर सारे इंडिविजुअल चार्जेस के चलते फोर्सेस आ गए। सो F net on that charge Q, that will be equal to summation of vectorial summation of F1, F2 and F3. So F1 plus F2 plus F3, ओके, जो वेक्टोरियल समेशन होगा वो नेट फोर्स के बराबर होगा ऑन दैट चार्ज, एंड दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मुद्दा बस इतना था कि यदि हमें उस चार्ज Q पे नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, उस चार्ज Q पे नेट फोर्स निकालना है, तो हर इंडिविजुअल चार्ज के चलते फोर्स निकालिए और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर समेशन हो जाएगा या वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो Q1 के चलते फोर्स Q पे आ रहा है वो टोटली इंडिपेंडेंट है किसके कंपैरिजन में, Q2 के चलते आने वाले फोर्स ऑन Q पे। मतलब Q1 कितना फोर्स लगा रहा है इससे फर्क Q2 को नहीं पड़ेगा, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q पे इसका कोई इंपैक्ट Q3 पे नहीं पड़ने वाला। रिमेंबर इट। ओके, तो ये हमने सीखा कि दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि यदि हम लोग मान लीजिए ऑन दैट चार्ज Q हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम ऑफ द न्यू प्रॉब्लम्स। ओके, और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को अपन लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों कॉर्नर्स पे ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं Q Q Q, ठीक है बच्चा, और साइड भी कितनी है, L है। अब पूछे कि इस चार्ज Q पे F नेट कितना होगा, यहाँ पे F नेट कितना आ रहा होगा। तो समझिएगा, हमें F नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस Q चार्ज के चलते जो फोर्स आ रहा होगा इस Q पे वो इधर की ओर आ रहा होगा, रिपल्सनल फोर्स F,
ठीक है ना, एफ वेक्टर। और जैसे कि साइड सेम है, मतलब सेम लेंथ सेम डिस्टेंस है और चार्जेस भी सेम सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो इसके चलते भी जो इस पे आएगा वो सेम आएगा इधर की ओर, एफ वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू को इधर की ओर रिपल कर रहा होगा और ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू को इधर की ओर रिपल कर रहा होगा। क्लियर है? क्लियर? कोई इशू? नो इशू। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि दोनों इंडिविजुअल्स के चलते जो रिपल्सन हो रहे हैं उनकी वजह से एक फोर्स इधर की ओर आ रहा है, एक फोर्स इधर की ओर आ रहा है। एंड एज वी कैन सी दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री देन दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो यदि वो 60 डिग्री होगा तो हम वेक्टर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि एफ नेट on that body on that charge q, f net on charge q, that will be equals to under root of f square plus 2f cos 2f square cos 60। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया है, दो वेक्टर्स को जोड़ने वाला फॉर्मूला। याद आया कि नहीं याद आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके, का होल अंडर रूट, तो वही वाला फॉर्मूला लगाया। अब एक f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक f की वैल्यू हो जाएगी k मतलब 1/4πε0, जो कि लास्ट क्लास में लिखवाया था, इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर वहां पे f की जगह में इसे पुटअप करा दीजिएगा तो आपको नेट फोर्स ऑन चार्ज q in the terms of QL मिल जाएगा, and that will be your answer. So it was a kind of very easy question, okay? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत इजी था, बट मतलब आपका माइंड क्लियर रहे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसीलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अपन बहुत अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये चार्ज Q है, फिर से ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। अब यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q, ओके, ऑल द साइड्स आर L, ठीक है बच्चा। अब आपसे बोल दे कि आपको इस चार्ज Q पे नेट फोर्स निकालना है, तो देखो इस वाले Q के चार्ज से फोर्स इधर की ओर आ गया F वेक्टर, इस वाले Q के चलते इधर की ओर आ गया F वेक्टर, दोनों का डिस्टेंस सेम था इसीलिए FF लिख दिया। इसके चलते जो आएगा इधर की ओर आएगा डायगोनली, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू F डैश वेक्टर। एफ डैश क्यों लिखा? क्योंकि उसका रीजन है, यहाँ तो एल डिस्टेंस था लेकिन ये कितना है, L√2 है, इसीलिए हमने उसे क्या लिख दिया है, एफ डैश। अब बोले हैं कि उस नेट चार्ज Q पे नेट फोर्स निकालिए, तो Q पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, एक F लग रहा है इधर की ओर, एक F लग रहा है इधर की ओर, ठीक है ना, और एक लग रहा है एफ डैश इधर की ओर। तो बहुत इजी है, इन दोनों f का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की ओर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू √2f। ये कैसे निकाल लिया हमने? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90। क्यों 90? क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो a की वैल्यू भी f है, b की वैल्यू भी f है, ठीक है ना, a और b की जब दोनों की वैल्यू f है तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2f, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ गया वो कितना आ गया, √2f आ गया, और एक फोर्स इधर ऑलरेडी पहले से लग रहा था f डैश, तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इन दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, f नेट on that charge Q, that will be equals to F dash plus √2f, F dash plus √2f। तो F dash plus √2f आ गया। अब F dash की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो F dash की वैल्यू क्या हो जाएगी, F dash will be equals to KQ into Q अपॉन L√2 का होल स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दैट वाज L√2 ना, और जो F की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी KQ अपॉन L स्क्वायर। वाई? बिकॉज द डिस्टेंस वाज L। तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे ले जाके पुटअप करा दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज Q। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उनसे थोड़ा अपन को आइडिया लगेगा, मजा आएगा, ठीक है ना। चलो तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि मान लो कि एक पेंटागन है, ठीक है, सारे चार्जेस क्या हैं, Q हैं, सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस कितने हैं, Q हैं, और सेंटर पे भी एक चार्ज रखा है Q। तो इस केस में F ऑन Q क्या होगा, तो दैट विल बी 0। क्यों हो जाएगा 0? समझो, क्योंकि इसके चलते जो आएगा वो इधर की ओर आएगा और इसके चलते जो आएगा वो इधर की ओर आएगा, उसी तरह इसके चलते इधर की ओर, उसी तरह इनके चलते
तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करा देंगे एंड जो नेट फोर्स हो जाएगा दैट ऑन दैट चार्ज क्यू विच इज केप्ट एट सेंटर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि केस ऐसा हो जाए क्यू 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 क्यू, ओके, ये पेंटागोनल नहीं था, सॉरी हेक्सागोनल था, मैंने गलती से बोल दिया होगा पेंटागोनल, ये क्यू क्यू हो गया। अब यदि चार्ज क्यू यहाँ पे रखे तो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, तो इन दोनों के चलते तो कैंसिल आउट कर जाएगा ऐसे ऐसे, इन दोनों के चलते भी कैंसिल आउट कर जाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन इसके चलते जो आएगा वो बचा रह जाएगा इधर की ओर। सो इस पे जो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ नेट विल इक्वल टू एफ। फिर एफ निकालने का तरीका, यदि ये साइड हमें पता चल जाएगी एल है तो एल के रिस्पेक्ट में अपन ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन एल स्क्वायर, ओके। तो एल स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। तो ये हो गया इजी मेथड, मतलब इजी सा क्वेश्चन। एक और छोटा सा क्वेश्चन उसी का पार्ट, क्यू क्यू माइनस क्यू 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 प्लस का क्यू। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इस चार्ज क्यू पे जो यहाँ पे क्यू रखा होगा उसके चलते इन पे कैंसिल आउट कर जाएंगे, इन दोनों का भी चलते जो रिपल्सन आएगा वो कैंसिल आउट कर जाएगा। लेकिन इस वाले प्लस क्यू के चलते इधर की ओर आएगा रिपल्सन और ये माइनस क्यू इधर की ओर अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। सो जो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज आएगा एफ नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2F, ओके। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, बहुत इजीली कह सकते हैं कि इन ऑल डिफरेंट केसेस नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज केप्ट एट सेंटर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये वाज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो कि हमसे बनना चाहिए था, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम ऑफ द गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का, अच्छा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। नाउ गाइज वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक रिंग रखी है, ठीक है बेटा, देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक आर रेडियस की रिंग है जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू। That charge was uniformly distributed about that particular ring, मतलब उस रिंग के ऊपर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओके। अब हम क्या किए कि हम एक चार्ज क्यू नॉट लिए और उसको उठा के इसके सेंटर पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए, सेंटर पे रख दिए। तो ड्यू टू कीपिंग ऑफ दैट चार्ज क्यू नॉट एट द सेंटर, इस वायर में जो टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट इन द टेंशन इन दैट पर्टिकुलर वायर, मतलब टेंशन कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर टेंशन टी इंक्रीज ही क्यों हुआ होगा। पहला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है कि सर ये बताओ कि टेंशन टी इंक्रीज ही क्यों हुआ होगा। तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये यूनिफॉर्मली इनिशियली यदि अपन बात करें जब कोई चार्ज नहीं रखा था तो ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज क्यू इस पे स्प्रेड था, नहीं समझ में आया, क्यू चार्ज स्प्रेड था और वो चार्ज क्या कर रहा था, वो चार्ज इसको म्यूचुअल रिपल्सन, मतलब सारे चार्ज एक दूसरे को म्यूचुअल रिपल्सन दे रहे थे। तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से एक टेंशन टी ऑलरेडी पहले से वायर में था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया, तो जब हमने चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया तो वो भी कुछ ना कुछ रिपल्सन देने लगा होगा इन चार्जेस को इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उस रिपल्सन की वजह से कहीं ना कहीं उस वायर में टेंशन टी इंक्रीज हो गया होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ टेंशन, ओके। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा यूनिफॉर्म सेक्शन ले लिया, ओके। यूनिफॉर्म सेक्शन छोटा सा ले लीजिए, उसे कट कर लीजिए ऐसे, ठीक है बच्चा, कट करके बाहर निकाल लीजिए। जब आप कट करके उसे बाहर निकालेंगे तो व्हाट यू विल सी, यू विल सी दैट कि वो चार्ज कुछ ऐसा दिख रहा, ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा और हमने मान लिया कि इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है ना उसका। सो इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मानता हूं मैं कि जो इंक्रीज इन टेंशन हुआ रहा होगा वो कितना हुआ होगा, डेल्टा टी, कितना हुआ होगा, डेल्टा टी। तो भैया सिंपल सी बात है, टेंशन जो टी होता है वो पुलिंग नेचर का होता है, पुलिंग। तो जो इधर की ओर लग रहा होगा वो लग रहा होगा डेल्टा टी, ठीक है ना, और इधर की ओर जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा डेल्टा टी।
इंक्रीज इन टेंशन की हम बातें कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन टेंशन की बातें कर रहे हैं। हमें नेट टेंशन नहीं निकालना है, क्लियर है? नेट टेंशन निकालना होता तो फिर अपन लोग टी प्लस डेल्टा टी और ये सब लिख करके कुछ निकालने की कोशिश करते, जज करने की कोशिश करते, बट हमें वो सब नहीं निकालना। हमें बस क्या निकालना है? इंक्रीज इन टेंशन निकालना है। सो हमने माना कि जो इंक्रीज इन टेंशन होगा वो डेल्टा टी होगा। तो अबाउट अ पॉइंट यदि हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिख रहा होगा कि जैसे टेंजेंशियली इधर की ओर पुल कर रहा है डेल्टा टी से जो इंक्रीज इन टेंशन है, और उसी तरह टेंजेंशियली इधर की ओर पुल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो समझिएगा, ये हो गया पुलिंग वाला फोर्स, और जो यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है उसकी वजह से एक रिपल्सनल फोर्स आएगा। क्या आएगा? उसकी वजह से रिपल्सनल फोर्स आएगा लाइक दिस, ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू डी एफ। क्यों? क्योंकि ये क्यू नॉट कहीं ना कहीं इस डी क्यू वाले फोर्स को बाहर की ओर पुश कर रहा होगा, ठीक है ना, रिपल कर रहा होगा। चलो मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक है? तो सुनो, ये इक्विलिब्रियम में या एक तरह से देखा जाए तो वो वायर कैसे मेंटेन रह पाएगी या वो वायर कैसे सही रह पाएगी? तो वो तभी सही रह पाएगी जब जो इंक्रीज इन टेंशन हुआ है वो बैलेंस कर पाए किसे? ड्यू टू मोर रिपल्सन क्रिएटेड ड्यू टू दिस क्यू नॉट। मतलब पहले तो रिंग के सेंटर में कोई चार्ज नहीं था, तब वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे सारे पार्टिकल्स, तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तरह से टेंशन आ रहा था पहले से ही। अब हमने चार्ज क्यू नॉट और रख दिया तो टेंशन टी में इंक्रीमेंट हो गया। तो जो टेंशन टी में इंक्रीमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? क्यों? क्योंकि टेंशन टी में जो इंक्रीज्ड पार्ट है वो इंक्रीज्ड पार्ट किसे बैलेंस करा रहा होगा? दैट विल बी बैलेंसिंग टू द repulsional force created due to the charge which is kept at center. ओके, तो चलो बैलेंस करा लेते हैं। तो यहां से समझना, इस डेल्टा टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की ओर एक हो जाएगा और एक इधर की ओर हो जाएगा, एक इधर की ओर हो जाएगा और एक इधर की ओर हो जाएगा। तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल कर जाएंगे, बस ये वाले बचेंगे, डेल्टा टी साइन थीटा, डेल्टा टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स। क्लियर है? तो दो डेल्टा टी साइन थीटा जुड़ेंगे तो कितना आ गया? नेट इनवर्ड फोर्स कितना आया? 2 डेल्टा टी साइन ऑफ थीटा, और नेट रिपल्सनल फोर्स उधर की ओर कितना आ गया? वो आ गया डी एफ, ठीक है ना? मतलब जो इंक्रीज इन टेंशन है उसको, उसके चलते जो इनवर्ड फोर्स आ रहा है हम उसको बैलेंस करा रहे हैं किससे? इंक्रीज इन रिपल्सन से, ठीक है? तो इंक्रीज इन रिपल्सन ड्यू टू दैट चार्ज क्यू नॉट। तो मैं इसे रिप्लेस करके यदि लिख दूं k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो कोई गलती? नो गलती। वाई? बिकॉज दिस डिस्टेंस वॉज आर। अब समझिएगा, हम बहुत ही छोटा सा सेक्शन उठाए हैं कट करके, बहुत ही स्मॉल सा सेक्शन कट किया हमने। सो इफ द वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन इज कट आउट फ्रॉम देयर, देन ऑन दैट केस वी कैन से थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो यदि थीटा बहुत ही छोटा है तो वी कैन रिप्लेस दिस साइन थीटा विद थीटा। ओके, तो जब हम इसे रिप्लेस करा देंगे तो यहां से क्या आ गया हमारा? 2 डेल्टा टी इंटू थीटा इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? तो डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ स्प्रेड ऑन द रिंग क्या हो जाएगा? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यदि लैम्डा हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि जो चार्ज Q था वो पूरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? तो उसकी वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 2 पाई आर। तो इस लेंथ में कितना हो जाएगा? तो dq की वैल्यू आ गई कि भैया चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ, तो हो गया Q अपॉन 2 पाई आर इंटू dl। अब बात आती है dl की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो इफ दिस इज द रेडियस r एंड दिस इज द एंगल 2 थीटा, देन वी कैन रिप्लेस dl विद r इंटू 2 थीटा। ओके, क्योंकि इसकी जो आर्क हो गया इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? r इंटू 2 थीटा। नाउ पुट इट देयर। तो जैसे ही वहां पे पुट कराएंगे तो आपको बैलेंस कराने पे क्या मिल जाएगा? इसकी वैल्यू, ठीक है? चौक टूट गई यार, मैच करा लो। चलो, तो क्या आ गया? 2 इंटू डेल्टा टी इंटू थीटा इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर 2 थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया आपका, ठीक है? एक आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ आर बचा, ठीक है? ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। तो क्या आ जाएगा आपका? कुछ गलती लिखे क्या? डी क्यू की वैल्यू हो मल्टीप्लाई साथ में Q अपॉन 2 पाई आर भी तो होगा ना।
2 पाई आर। इसे क्यों भूल रहे हो यार, क्योंकि आर टू थीटा को तो लिख लिए थे, क्यू अपॉन 2 पाई आर को भी लिखो ना। तो ये हो गया, ठीक है आपका। तो यहाँ से सारी चीज़ें बैलेंस करा लिए। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी का वैल्यू आ गया, डेल्टा टी विल कम आउट टू बी, वो कितना दिखेगा, वो दिखेगा के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड इन टेंशन। नाउ गाइस, ये तो था लेंदी सा मेथड, ये तो था बड़ा वाला मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। अभी हम इसी प्रॉब्लम को और बहुत सिंपलेस्ट मेथड से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक क्या कहती है समझाता हूं मैं आपको। वो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रिक की मदद से आप कई उस तरह के क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर निपटा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। ओके, सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, सो यदि ये समझ में आपको आ गया हो तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। ओके, सो यदि आपने लिख लिया हो तो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट हैपेंस। नाउ कैन आई रब दिस वन? ओके, बस आंसर लिखे रहिएगा। ओके, क्योंकि आंसर को मैच करना है ना अपन लोगों को। चलो, तो देखिए ट्रिक क्या कहती है, समझिएगा। ट्रिक ये कहती है, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि भैया नेट जो तुम्हारा इंक्रीज इन टेंशन आया होगा, इंक्रीज इन टेंशन या चाहे टेंशन ऑन द सिस्टम बोल दो, चाहे जो भी बोलोगे उसी के बराबर आएगा। ठीक है ना। बाय द वे यहाँ पे तो इंक्रीज इन टेंशन आएगा, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेंशन विल बी इक्वल टू नेट रेडियल आउटवर्ड फोर्स अपॉन 2 पाई। ओके, सो इसमें नेट रेडियल आउटवर्ड फोर्स कितना आ रहा होगा? तो नेट रेडियल आउटवर्ड फोर्स जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही नेट रेडियल आउटवर्ड फोर्स है ऑन होल वायर, मतलब पूरी की पूरी वायर पे जो नेट रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा होगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी? के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए उसको यहाँ पे यदि अपन लोग पुटअप करा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, इंक्रीज इन टेंशन आ गया, वो आ गया के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इज दैट आंसर मैच्ड? यस, एग्जैक्टली, वो आंसर मैच किया। अब हम लोगों ने ये कैसे निकाला? तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट सर क्या ये ऐसे ही हमने लिख दिया? क्या इस कॉन्सेप्ट के पीछे कोई वजूद है, या इस कॉन्सेप्ट का कोई वजूद है, या इस कॉन्सेप्ट के पीछे कोई रीजन है? तो लेट्स सी व्हाट कैन बी दैट रीजन। ओके, तो समझिएगा। सो हुआ क्या होगा, समझिएगा बेटा, कि पहले मैंने माना कि ये वायर ऐसे थी, ठीक है बेटा, ये वायर ऐसे रही होगी आर रेडियस की, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट पुट किया, क्या पुट किया बेटा? क्यू नॉट। सो उस क्यू नॉट की वजह से एक रिपल्सनल फोर्स आया होगा बाहर की ओर, ठीक है बेटा, डीएफ फोर्स, जिसकी वजह से इस वायर की जो रेडियस है वो इंक्रीज करने की कोशिश की होगी। कितनी? डेल्टा आर। कितना रेडियस इंक्रीज करने की कोशिश किया होगा? डेल्टा आर, ठीक है ना। लेकिन जो इंक्रीज इन टेंशन था डेल्टा टी, क्या था बेटा? डेल्टा टी, वो इंक्रीज इन टेंशन डेल्टा टी इसकी रेडियस को चेंज नहीं होने दिया। इसका मतलब इस क्यू नॉट के चलते इस वायर पे किया गया जो पॉजिटिव वर्क डन था वो डेल्टा टी के चलते किए गए नेगेटिव वर्क डन के बराबर हो गया, और नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो गया? 0 हो गया, जिसकी वजह से कोई भी चेंज इन लेंथ ऑफ वायर नहीं आया। मतलब कि भैया फिर से समझ लो, ये क्यू नॉट इसको पुश किया होगा इस पार्ट को, तो उस पुश की वजह से ये मूव करना चाहिए, तो लेट्स अज्यूम कि वो कितना मूव करता? डेल्टा आर, ठीक है ना। लेकिन डेल्टा टी ने क्या किया? डेल्टा टी जो इंक्रीज इन टेंशन था उसने क्या किया? उसने पूरे के पूरे सिस्टम को पुल कर दिया। उसका जो इधर की ओर कंपोनेंट आ रहा था वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? पुल कर दिया। और जब पूरे के पूरे सिस्टम को पुल किया तो उसके पुलिंग की वजह से एक नेगेटिव वर्क डन हुआ, जैसे कि क्यू नॉट की वजह से एक पॉजिटिव वर्क डन हुआ था बाहर की ओर, उसी तरह से डेल्टा टी के चलते एक नेगेटिव वर्क डन हुआ। और यदि वो वर्क डन दोनों के चलते बराबर हो गया तो नेट मूवमेंट ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो चेंज इन रेडियस, और हमारी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएगी। क्लियर है? तो चलो यूज कर दो वो ट्रिक।
तो वर्क डन बाय दैट फोर्स डीएफ, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स डीएफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू ड्यू टू डीएफ, वो हो जाएगा के क्यू नॉट इंटू डी क्यू, दिस इज द फोर्स अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स इंटू डेल्टा आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स डीएफ। और डेल्टा टी की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन ड्यू टू डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 2 पाई इंटू डेल्टा आर, 2 पाई इंटू डेल्टा आर। अब सोच रहे हो कि 2 पाई इंटू डेल्टा आर क्यों लिख रहे हैं, 2 पाई इंटू डेल्टा आर लिखने के पीछे रीजन ये है कि जो टेंशन है डेल्टा टी है वो किसके अलॉन्ग लग रहा है, वायर के अलॉन्ग लग रहा है, डेल्टा टी इज एक्टिंग अलॉन्ग द वायर। सो इफ डेल्टा टी इज एक्टिंग अलॉन्ग द वायर, तो वायर के टोटल लेंथ भी कितने का चेंज आया होगा, तो वो टोटल लेंथ में चेंज कितने का आया होगा, 2 पाई इंटू डेल्टा आर, इतना इंक्रीमेंट इन लेंथ हुआ होगा, है ना। तो इंक्रीमेंट इन लेंथ के डायरेक्शन में ही डेल्टा टी लग रहा है ना, तो भैया उसकी वजह से इतना वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। डेल्टा टी इंटू 2 पाई आर डेल्टा टी, सॉरी 2 पाई इंटू डेल्टा आर, क्यों समझो ना, क्योंकि देखो ना जो वायर भी इंक्रीमेंट इन लेंथ हो रहा है उसी डायरेक्शन में तो डेल्टा टी भी लग रहा है ना। और टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना हुआ है, तो वो हुआ होगा 2 पाई डेल्टा आर, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा बेटा कि यदि पहले ये आर रेडियस की थी तो 2 पाई आर रहा होगा, अभी ये बड़े रेडियस की हो जाएगी तो कुछ और इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। देखिए दोबारा मैं रिसाइट किए दे रहा हूँ, जो वर्क डन बाई दिस रिपल्शनल फोर्स हुआ होगा वो वर्क डन बाई टेंशन के बराबर हुआ होगा, तो प्लस माइनस निगेटिव वर्क डन 0, ठीक है। तो वर्क डन बाई डी एफ फोर्स जब लिखेंगे, मतलब वर्क डन बाई ये दिस फोर्स कूलॉम फोर्स यदि बोलो, ठीक है ना, वर्क डन बाई कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो इसको डीएफ मत लिख करके डीएफ लिखने की कोशिश मत करो, इसे एफ ही लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम नेट वर्क डन निकाल रहे हैं ना पूरे सिस्टम पे। तो के क्यू नॉट इंटू क्यू, क्यों, क्योंकि जब आप सबको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्यू ही हो जाएगा, वो मैंने गलती लिख दी थी, सॉरी। तो ये आ गया इतना आपका, तो इसको यहाँ पे डी क्यू को क्यू से रिप्लेस करा दीजिए, ठीक है ना। तो के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, दिस इज द वर्क डन बाई दैट रिपल्शनल फोर्स, that will be equals to negative work done or work done in opposite direction by that tension T, तो delta T, sorry, increase in tension, तो delta T multiplied by 2 pi delta R, ओके। तो आप इसको एक काम कर लीजिए अब, ठीक है ना, देख लीजिए डेल्टा आर को डेल्टा आर से कैंसिल करा दिए, ठीक है बेटा, और इस 2 पाई को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर के क्यू नॉट क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, आपका वही आंसर मैच कर गया। तो देखो पहला तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया, ठीक है ना, कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया जो इंक्रीज इन टेंशन हो रहा होगा वो इंक्रीज इन रिपल्शनल फोर्स को बैलेंस करा रहा होगा, उसका जो कंपोनेंट होगा वो बैलेंस करा रहा होगा। और दूसरा तरीका हमने क्या अपनाया, वो हमने ट्रिक की तरह ले लिया कि जो वर्क डन बाई जो रिपल्शनल फोर्स इंक्रीज इन रिपल्शनल फोर्स हुआ है वो वर्क डन बाई टेंशन टी के बराबर होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, यदि एक काम मानेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन है तो एक को मानेंगे नेगेटिव वर्क डन है, तो दोनों के चलते जो नेट वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इफ देयर इज नेट वर्क डन 0 देन देयर विल बी नो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट रेडियस, इज इट क्लियर, एंड द होल वायर विल बी मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा। तो ये तो अपन लोगों ने बहुत ही बेसिक सी बात जान ली, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अच्छी प्रॉब्लम्स की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस देखो यार, तुम लोगों ने अभी तक हमारे पूरे जो रेगुलर कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये उसी का एक पार्ट था, ये उसी का दूसरा लेक्चर है उस प्रीमियम कोर्स का। अब इसके बाद हो सकता है कि प्रीमियम कोर्स के जो लेक्चर हो पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, सो आई विल सजेस्ट कि यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, तो यू शुड ज्वाइन दोस कोर्सेस, ओके। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको 2 नंबर मिले होंगे, या आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमें मेल लिख सकते हैं neweeraonlinecoaching@gmail.com पे, ठीक है। या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हैं, वेबसाइट क्या है neweeraonlinecoaching.com, ओके। वहां पे जाकर के और वेबसाइट पे वीडियो लेक्चर्स का सेक्शन खोलिए और वहां पे हमारे जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, आइदर इट इज 12th और ड्रॉपर और 11th, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके बच्चा। तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें करी हैं आप लोगों के सामने। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट्स।
अपलोड करेगा क्या यूट्यूब पे? अच्छा 2 लेक्चर। नाउ बच्चों आपके सामने एक और अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो क्या है, लेट्स सी। लेट्स अज्यूम कि ऐसे 4 रॉड हैं, ठीक है, मासलेस रॉड मान लो, एक प्लेन में रखी हुई हैं ऐसे, और उन रॉड्स के अबाउट ऐसे चार्ज क्यू लगे हुए हैं, ठीक है, और उसकी साइड अननोन है जिसकी हमें वैल्यू आगे चल के फाइंड करनी होगी। और यहाँ पे एक सोप फिल्म है, क्या है, सोप फिल्म, मतलब साबुन की पतली परत है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चा। और उसका टेंशन कितना है, T है। सरफेस टेंशन कितना है उसके चलते, T है। सरफेस टेंशन ड्यू टू दैट सोप फिल्म इज T, ठीक है बेटा। और मैं मानता हूं कि जो ये रॉड हैं, ऐसे रॉड हैं, ठीक है ना, वो ऐसे फ्री हैं, दीज आर मूवेबल रॉड्स, मतलब वो मूव कर सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि होल सिस्टम इज मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम, मतलब सोप के चलते, सोप फिल्म के चलते जो सरफेस टेंशन आ रहा है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो इन चार्ज के म्यूचुअल रिपल्सन को कैंसिल आउट कर दे रहा है, और हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। सो इफ द सिस्टम इज मेंटेन at equilibrium then what can be the value of side A साइड की वैल्यू क्या, मतलब ये जो स्क्वायर शेप्ड रॉड्स हैं या स्क्वायर शेप्ड जो आपके सामने लैमिना है उसका रेडियस क्या रहा होगा, क्या पॉसिबल हो सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और यदि नहीं पॉसिबल हो रहा कोई इशू नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेक द एफबीडी। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेक फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें खुल के समझ में आती हैं, काफ़ी चीज़ें हमें विजुलाइज हो पाती हैं। ओके, तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिख रहा होगा। मैं एक चार्ज क्यू की स्टडी करता हूँ, ठीक है ना, मात्र एक चार्ज क्यू की स्टडी करता हूँ, समझिएगा, ठीक है। तो या पूरी एक रॉड की स्टडी करता हूँ, चलिए एक रॉड की स्टडी करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक रॉड पे समझिएगा क्या हो रहा होगा। इस रॉड पे इस चार्ज क्यू के ऊपर इसके चलते जो रिपल्सनल फोर्स आ रहा होगा इधर की ओर आ रहा होगा F, और इसके चलते जो इस पे रिपल्सनल फोर्स आ रहा होगा वो इधर की ओर आ रहा होगा F, ठीक है। और जो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं क्यू, ठीक है बच्चा, इस क्यू की वजह से इस पे रिपल्सनल फोर्स इधर की ओर आ रहा होगा F, और इस क्यू के चलते इस पे रिपल्सनल फोर्स आ रहा होगा इधर की ओर F, और उसी तरह इस क्यू के चलते इस पे इधर की ओर आ रहा होगा F डैश। क्या आ रहा होगा, F डैश। F डैश क्यों लिख दिया, क्योंकि अब ये साइड लेंथ चेंज हो चुकी है। उसी तरह इसके चलते भी इधर की ओर आ रहा होगा F डैश, ठीक है। तो और हाँ, ये तो हो गया। तो ये तो हमें किसके चलते रिपल्सनल फोर्स दिख रहे हैं, ड्यू टू दीज चार्जेस, ठीक है ना। सारे चार्जेस चलते एक साइड पे कितना रिपल्सन लग सकता है ये तो हमने देख लिया। अब उस सोप फिल्म की वजह से जो सरफेस टेंशन की वजह से एक इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, ठीक है बच्चा, दैट विल बी ड्यू टू सरफेस टेंशन, सो दैट गॉट नेम्ड एज Ft, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि Ft की वैल्यू कितनी आएगी। तो सोप फिल्म जैसे ऐसे है, समझना, सोप फिल्म ये है, सोप फिल्म ये है, मतलब साबुन की जो परत है वो ऐसी है। तो इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर होती है और एक नीचे सरफेस होती है। तो हमें पता है कि जितनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस होती हैं वहां सरफेस टेंशन एक्ट करता है। तो ऊपर की ओर भी सरफेस टेंशन की वजह से एक इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, और नीचे भी एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा होगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो चौकोन आपको लैमिना दिख रहा है, यदि हम उसको सामने से देखें तो वो ऐसा दिखेगा चौकोन पूरा, समझो ना, ये चौकोन। और यदि सामने से देखोगे तो पूरा ऐसे स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, साइड से देखोगे तो ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है ना, चौकोन पूरा ऐसे। तो उसके दो परत हो गए ना, एक परत ये हो गया तो नेट इनवर्ट ऐसे भी आ रहा होगा एक फोर्स F, और एक फोर्स ऐसे भी आ रहा होगा, और रिपल्सनल फोर्स सारे ऐसे आ रहे थे, ठीक है। तो ये सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहना चाहता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो नेट रिपल्सनल फोर्स होगा वो नेट इनवर्ट डायरेक्शन के अट्रैक्शनल फोर्स के बराबर होगा, तभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएगा। तो बहुत ईजिली हम लगा देंगे इसको, कैसे, देखो दो सरफेसेस हैं तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन T का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन T इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ओके, सॉरी फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना, अपॉन अबाउट इमेजनरी लाइन और अबाउट दैट लाइन। तो भैया Ft की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ft की वैल्यू आ जाएगी T इंटू L। लेकिन जैसे कि दो सरफेसेस है, एक सरफेस इधर की ओर भी है, एक सरफेस इधर की ओर भी है, दो सरफेसेस हैं, तो जो Ft नेट की वैल्यू आएगी इनवर्ट डायरेक्शन में वो कितना आ जाएगा 2TL,
ठीक है ना, एल मत लिखो, इसे 2TA लिखो, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, ए है ना, तो यहाँ पे साइड ही तो लेते हैं, एल लेंथ लेते हैं, तो एल की जगह क्या लिख लो, ए लिख लो। तो दिस इज नेट नेट फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब नेट रिपल्सनल फोर्स कितना आएगा, तो इस एफ डैश के दो कंपोनेंट जाएंगे, एक इधर की ओर जाएगा और एक इधर की ओर जाएगा, एक इधर की ओर जाएगा, एक इधर की ओर जाएगा, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट तो इसको कैंसिल आउट कर जाएंगे, खा जाएंगे अपने आप ही, कैपिटल एफ भी कट जाएगा, और जो एफ डैश का इधर की ओर कंपोनेंट आएगा वो इस एफ डैश के इधर की ओर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे कौन सी, यहीं से वाले फोर्सेस बचेंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं मान लेता हूं कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, ऑब्वियस है कि मान क्या लेना, ये तो होगा ही, ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि दिस वाज अ स्क्वायर। तो भैया नेट रिपल्सनल फोर्स एफ नेट रिपल्सन वो कितना आ गया, वो आ गया 2F प्लस 2F डैश कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ये नेट रिपल्सनल हो गया, एंड दिस इज नेट अट्रैक्शनल फोर्स। सो दोनों को बैलेंस करा दो टू मेंटेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो जब दोनों को बैलेंस कराओगे तो क्या आ गया यहाँ से, 2 इंटू टी इंटू ए इक्वल टू 2F 2 इंटू एफ प्लस एफ डैश अपॉन √2, ओके। और f की वैल्यू क्या लिखोगे, f की वैल्यू लिख लोगे KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड f डैश की वैल्यू क्या लिख लोगे, तो f डैश वैल्यू इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर, ओके। और इन दोनों को यहाँ पे ले जाके रिप्लेस करा देना और साइड a की वैल्यू निकाल लेना इजीली। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से कर डाला, बहुत ही अच्छे से कर डाला, जो कि समझिएगा इस प्रॉब्लम में पूछा क्या था। इस प्रॉब्लम में ये पूछा था, अच्छे से समझिएगा, कि यदि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, मतलब सिस्टम में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, तो भैया ये बताओ कि इसकी रेडियस a कितनी रही होगी, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कौन करा रहा है, सॉफ्ट फिल्म के चलते जो सरफेस टेंशन आ रहा है उसके चलते जो नेट इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स होगा वो बैलेंस कर रहा है किसको, रिपल्सनल फोर्स को। उसी तरह यदि आप इस साइड के बारे में डिस्कशन करते तो इस साइड में भी इसके चलते रिपल्सन इधर आता और इसके चलते इधर आता, ठीक है ना। उसी तरह इसके चलते इधर आता, फिर इसके चलते इस पे बात करते तो इधर आता, इसके चलते इधर आता, सॉरी इधर आता, और इसके चलते इधर आता। तो नेट आउटवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट इनवर्ड फोर्स कराते तो फिर से आपको वहां से भी निकाल सकते थे। मतलब आप कोई भी एक साइड को लीजिए इंडिविजुअली एंड go for deep study about that side, okay. So we can solve easily to those problems. Now let's move on toward one new problem, okay. Let's see what is that. एक जो अगला प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, दैट इज यू कैन से लिटिल कॉमन प्रॉब्लम, ओके। मतलब वो थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। कैसे वो कॉमन प्रॉब्लम है, लेट्स सी। तो देखो बेटा, कॉमन प्रॉब्लम कैसे समझना। एक क्वेश्चन दिया है कि पहले एक सिस्टम था, ठीक है बेटा, दो बॉल ऐसे लटक रही थी, ठीक है, एल लेंथ के उससे, जिनकी मासेस कितने थे, m थे, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल था वो थीटा था, ठीक है, और इनके ऊपर चार्जेस भी कितने थे, क्यू थे, ठीक है। ये ऐसा कुछ एपरेटस था, मतलब कि 2 m मास की बॉल लटक रही थी ऐसे, ठीक है, और इन पे चार्जेस भी कितने थे, क्यू थे, इनके जो ये लेंथ थे वो l थे और ये एंगल थीटा था, ठीक है। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन क्यों थे, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि इनके बीच में जो रिपल्सनल फोर्स आ रहा था इधर की ओर, F रिपल्सनल फोर्स आ रहा था, ठीक है ना, और जो आपका mg लग रहा था वो इधर की ओर लग रहा था, तो उन दोनों की वजह से नेट जो फोर्स आ रहा था वो कुछ इधर की ओर आ रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जा रहे थे। मतलब अदरवाइज होता क्या, समझो ना, यदि हम एक काम करें, इनको मासलेस कर दें, तो मासलेस कर देंगे तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ये क्या हो जाते, ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करने लगते, लाइक दिस एट 180 डिग्री। नहीं समझे, ऐसे दो बॉडी रखिए, दोनों को चार्ज कर दीजिए और उन दोनों को एक वायर से जोड़ दीजिए, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिपल्सन देंगे, तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन वो जितना दूर एक दूसरे से जा सकती है मैक्सिमम पॉसिबल जाएंगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल दूर जाने का मतलब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने उन दोनों को लटका दिया, तो दोनों एक दूसरे से दूर तो जाना चाह रही हैं, लेकिन वो खुद के वेट की वजह से, खुद का उनका कुछ वेट लग रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से 180 डिग्री भी दूर नहीं जा पा रही हैं, तो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गई हैं थीटा एंगल पे। क्या हो गई हैं, इंक्लाइंड हो गई हैं थीटा एंगल पे। अब क्या बोल रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम एक बकेट में ले जाके डाले दे रहे हैं, ठीक है, जिस बकेट में लिक्विड डला हुआ है ऐसे, ठीक है। इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो मान लो कि रो रहा होगा,
ठीक है। और इस लिक्विड का डेंसिटी कितना हो गया, सिग्मा हो गया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, के हो गया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यदि इसने बोला है कि सिस्टम को जो हमने इसके अंदर डिप कराया है तो अभी भी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा ही मेंटेन्ड है, ठीक है। अभी भी कोई भी इंक्लिनेशन में चेंज नहीं आया है। सो यदि कोई इंक्लिनेशन में चेंज नहीं आया है तो भैया ये बताइए, मतलब जो ये थीटा एंगल है यदि इसमें कोई चेंज नहीं आया है तो ये बताइए कि यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इट्स वेरी वेरी इजी। एक काम करो, यहाँ के लिए पहले चाहे इक्वेशन बना लो, चलो तुम चाह रहे हो तो तुम बना ही लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और एक बार यहाँ के लिए इक्वेशन बना लो, चलो मैं यहाँ के लिए इक्वेशन बनाता हूँ और वहाँ के लिए बनाता हूँ। तो सबसे पहले वहाँ के लिए इक्वेशन बनाओ, तो वहाँ पे क्या लग रहा होगा समझना, इधर क्यों लग रहा होगा F, और इधर क्यों लग रहा है mg, और इधर क्यों लग रहा है टेंशन T, ठीक है। अब ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इधर की ओर आ गया T cos थीटा और इधर की ओर आ गया T sin थीटा, ठीक है। तो जो इधर की ओर फोर्स है वो F के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और जो ऊपर की ओर फोर्स है वो mg के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से क्या आ गया, T sin थीटा इक्वल टू F एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। तो वहाँ से हमें पता चला दोनों को डिवाइड करने पे कि tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वो आ गया F अपॉन mg। ओके, तो ये तो हमने इजीली देख लिया कि ये कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg। अब यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू जब सेम है तो यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू F अपॉन mg आनी चाहिए, लेकिन चलो चेक करके देख लेते हैं क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे FBD बनाओ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो जब वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे उस बॉडी का तो क्या हो रहा होगा, इधर की ओर आ रहा होगा F डैश। अब F डैश क्यों हो गया, क्योंकि इनके बीच का मीडियम चेंज हो चुका है, तो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज जो रिपल्सनल फोर्स इस पे आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा, F डैश। चलो वेट विथ अभी भी वही लग रहा होगा mg, लेकिन अब उस पे इधर की ओर टेंशन T डैश के साथ साथ एक और चीज आ गई होगी, F अपथ्रस्ट ड्यू टू दैट लिक्विड, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ठीक है ना, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, जी इज द ग्रेविटी, ठीक है ना। मतलब होता है ना कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो रिप्लेस्ड लिक्विड होता है उसके वेट के बराबर एफ अपथ्रस्ट लगता है, ओके, या बियॉन्ड फोर्स लगता है, तो उस बियॉन्सी को हमने ऊपर की ओर लगा दिया। अब यदि हम सारी चीजों को बैलेंस कराएं यहाँ पे, तो इफ वी विल बैलेंस ऑल द थिंग्स तो क्या मिलेगा, समझो ये एंगल अभी फिर से भी थीटा मेंटेन रहेगा, तो टी डैश का इधर की ओर कंपोनेंट कितना आ गया, टी डैश कॉस थीटा, और इधर की ओर आ गया टी डैश साइन थीटा। ओके, तो चलो बैलेंस करा दो। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा एज ए स्पेशल केस। यहाँ पे आ जाइए, तो टी डैश साइन थीटा इक्वल टू आ गया एफ डैश एंड टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू आ गया आपका एम जी माइनस वी सिग्मा जी। ओके, ये आ गया आपका, ठीक है, वी सिग्मा जी। और एम जी की वैल्यू को आप लिखना चाहें तो लिख सकते थे रो वी जी। क्यों, क्योंकि मास एम ऑफ दैट बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो डेंसिटी कितना था रो, तो रो इंटू वी इंटू जी। इनको फिर से डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया आपका, आ गया एफ डैश अपॉन रो वी जी माइनस वी सिग्मा जी। ओके, ये आ गया आपका tan थीटा और ये है आपका tan थीटा, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो चलो दोनों को हम इक्वेट करा लेते हैं। तो जब दोनों को इक्वेट कराएंगे तो क्या मिला हमें, f अपॉन एम जी इक्वल टू एफ डैश अपॉन, इस एम जी को भी रिप्लेस करा दीजिए किससे, रो वी जी से। तो ये क्या आ गया, रो वी जी माइनस सिग्मा रो जी, सॉरी सिग्मा वी जी, ठीक है। आप समझिएगा, यदि पहले यहाँ पे फ्री स्पेस था और अब यहाँ पे लिक्विड आ गया, तो पहले यदि ये डिस्टेंस L होता तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, हम लोग लिखते फोर्स F की वैल्यू लिखते के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, या के की वैल्यू लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे F डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो F डैश इक्वल टू आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी एल तो चेंज हुआ नहीं है एल। अब यदि हम एफ डैश अपॉन एफ कर दें, एफ डैश अपॉन एफ कर दें, समझिएगा, तो एफ डैश अपॉन एफ करने पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/k, क्या आ जाएगा 1/k, है ना। एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू आ गया 1/k। तो ये हमने
बहुत इजीली देख लिया कि भैया 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे ले जाके रिप्लेस करा देते हैं और हम इसको उधर भेज देते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया समझिएगा, V से V कट गया, G से G कट गया आपका। तो आपको टोटल क्या मिला, आपको जो टोटल मिल रहा होगा वो ऐसा दिखेगा कुछ, F डैश अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन K इक्वल टू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा अपॉन रो। ओके, ये 1 अपॉन K इक्वल टू आ चुका है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी इजीली। मतलब मुझे पता चल गया कि इस सिस्टम को हमने जिस लिक्विड में फिर पुटअप किया था या डाला था, उस सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, वो था 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। मतलब ये हमने क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लिया। इस क्वेश्चन को आपने समझा कि नहीं समझा अच्छे से, यदि नहीं समझा तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले एक सिस्टम था जो कि एयर में था, फ्री स्पेस में था, उसका कुछ वेट था उन बॉडीज का, लेकिन उनके ऊपर कुछ चार्जेस थे जिसकी वजह से एक रिपल्सन आ रहा था, सो इट वाज इंक्लाइंड, ठीक है, एट एंगल थीटा। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को उठा करके एक लिक्विड में पुटअप कर दिया, एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन बताया है कि उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और इस बॉडी का डेंसिटी कितना था, रो था, ठीक है बेटा। और बोला है कि अब हमने उसके अंदर तो डाला है लेकिन अभी भी इंक्लिनेशन चेंज नहीं हुआ है। सो यदि इंक्लिनेशन चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो पहले इक्विलिब्रियम में मेंटेन था उसी तरह अभी भी इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। बस पहले हमने जो थीटा की वैल्यू थी वो निकाला इस केस के थ्रू, और फिर हमने दूसरे केस में थीटा की वैल्यू निकाला इस केस के थ्रू। इस केस का एबीडी यहाँ बनाया, इस केस का एबीडी यहाँ बनाया, ठीक है। और जो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आई उसको इस वाले केस की tan थीटा की वैल्यू के बराबर इक्वेट करा दिया और वहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये लेंथ तो चेंज हुई नहीं है, क्योंकि यदि ये लेंथ चेंज हो जाएगी दोनों में तो एक तरह से इंक्लिनेशन भी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो लेंथ चेंज हुई नहीं है, दैट मींस इंक्लिनेशन इज नॉट चेंज। ओके, तो हमने एक बहुत ही अच्छी और एक कॉमन प्रॉब्लम, ये आपको हर बुक में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि दिस इज काइंड ऑफ न्यू प्रॉब्लम, ये आपको हर बुक में मिल जाएगी, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से गुड प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स न्यू कॉन्सेप्ट्स, लेट्स सी व्हाट आर दोस कॉन्सेप्ट्स। नाउ गाइस, अभी तक तो हम लोगों ने कर लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब जो हम करने वाले हैं वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस। 3 डिफरेंट चार्जेस के केस में इक्विलिब्रियम के केसेस को अपन लोग जज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि हम चाह रहे हैं कि 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें हरदम याद रखना है, फुलफिल कराना है, ठीक है। जैसे कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। हम चाह रहे हैं कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए, मतलब वो मोशन ना करें। ओके, तो क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होंगी, तो देखिए देयर आर 3 to 4 कंडीशंस जिन्हें हमें फुलफिल करना है। पहला कि सारे किस में लाई करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि ऑल 3 चार्जेस शुड लाई इन स्ट्रेट लाइन, तभी वो तीनों चार्जेस किस में मेंटेन रह पाएंगे, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएंगे। सबसे पहला मतलब इक्विलिब्रियम में रहेंगे नहीं रहेंगे तो बात की बात है, बट मिनिमम जो होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए कि तीनों चार्जेस स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ओके, पहला। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड वन, क्यों ऐसा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कि सारे चार्जेस सेम साइन के नहीं होने चाहिए, सेम साइन के नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे चार्जेस यदि सेम साइन के हो जाएंगे तो भैया सिंपल सी बात है कि रिपल्सन को खत्म करने के लिए अट्रैक्शन को लाना पड़ेगा, और जब रिपल्सन को खत्म करने के लिए अट्रैक्शन को लाना पड़ेगा तो भैया अट्रैक्शन आएगा कहाँ से, यदि सबका साइन सेम है तो, ठीक है ना। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि Q1 भी इक्विलिब्रियम में रहे, Q2 भी इक्विलिब्रियम में, Q3 भी रहे, तो क्या होना चाहिए, Q1 पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, Q2 पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, Q3 पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यदि तीनों स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो किसी ना किसी एक पे तो नेट फोर्स 0 नॉन 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मूवमेंट हो जाएगा।
और दूसरी चीज़ यदि सबका सेम साइन हो जाएगा तो चाहे Q1 की बात करें, चाहे Q2 की बात करें, चाहे Q3 की बात करें, ठीक है ना। यदि चलो एक बार Q2 में नेट फोर्स 0 हो भी जाएगा, लेकिन Q1 पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से Q1 का फ्लो हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ सेम साइन नहीं, और तीसरा चीज़ सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सारे या उनमें से दो भी सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे तो वो तीसरे को या खुद को इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कैसे? सारे एग्जांपल्स एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। और जो इस तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं वो टोटली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसके पीछे रीजन ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने के पीछे कि भैया यदि Q1 और Q2 और Q3 चलो एक बार बैलेंस कंडीशन में है भी, लेकिन यदि इन्हें थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा देंगे Q1 को या Q3 को तो पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम्स यहाँ वहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब चार्जेस यहाँ वहाँ मूव कर जाएंगे। सो इट इज टोटली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तो है, लेकिन थोड़ा सा भी हम उसके मीन पोजिशन उसे हटा देंगे तो वो इनफाइनाइट भी भाग जाएगा, ठीक है, या कहीं और मूव कर जाएगा। सो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो सर ने ये 3 चार्जेस में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लाया है इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, यदि 2 चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस Q और एक है माइनस Q। अब बोल रहा है कि इस Q चार्ज को हम कहाँ पे पुट करें, इस लाइन के अबाउट, यदि इनके बीच का डिस्टेंस L है, हम इस Q चार्ज को कहाँ पे रखें कि तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 आए या तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए। ओके, तो चलो मैं मान लो यहाँ पे पुट किए दे रहा हूँ, ठीक है, Q को, तो इसके चलते जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इसके चलते जो रिपल्सनल आएगा, F रिपल्सन जो आएगा वो F अट्रैक्शनल को बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है, तो इसके चलते स्ट्रांग फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q हो ही नहीं सकता। चलो एक बार हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके चलते इधर क्यों रहेगा, इसके चलते इधर क्यों रहेगा, और यहाँ पे रख देंगे तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके चलते जो रिपल्सनल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इसके चलते अट्रैक्शनल के। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि कभी भी इम्पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे, कैसे? ध्यान से देखो तो Q और Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यदि उनमें से 2 का भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन नहीं की जा सकती, और वो कंडीशन जो मैंने आप लोग को पहले दी थी वो फुलफिल हो गई। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझना। एक चार्ज रखा गया Q, ठीक है, और एक चार्ज रखा गया 4Q, ठीक है। तो हम Q चार्ज को कहाँ पे रखें, ठीक है ना, ये माइनस Q चार्ज को कहाँ पे रखें पहला, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए, ठीक है। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला है, हम इस माइनस Q चार्ज को कहाँ पे रखें और कितने मैग्नीट्यूड का रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। तो यदि समझना, यदि मैं बीच में रख देता हूँ या कि कहीं यहाँ पे रखता हूँ, लेट अस सपोज एट डिस्टेंस x, अपने मन से समझना, तो सिंपल सी बात है और ऑब्वियस सी बात है कि इसके चलते जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो हो सकता है कि इसके चलते अट्रैक्शनल फोर्स को बैलेंस करा दे, पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यदि यहाँ पे रख दें तो भी पॉसिबल है, लेकिन तो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझो क्यों पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 4Q भी उसको इधर की ओर अट्रैक्ट कराएगा और Q भी इधर की ओर अट्रैक्ट कराएगा। जब दोनों अट्रैक्ट कराएंगे तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज कभी 0 हो ही नहीं सकता। और यदि हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा समझो, तो माइनस Q के चलते भी अट्रैक्शन होगा और 4Q के चलते भी अट्रैक्शन होगा, तो दोनों के चलते जब अट्रैक्शन होगा तो फिर से इम्पॉसिबल हो गया, है ना। तो जब फिर से इम्पॉसिबल हो गया तो भैया हमें ये बात पता चल गई कि हमारा वो चार्ज कहीं बीच में ही रखा गया है टू मेंटेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं जज करके। तो मैंने माना कि उस हमने माइनस Q को यहाँ पे रखा है एट डिस्टेंस x, तो इसके लिए चलो नाम दे दो A, B और C, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B के इक्विलिब्रियम की बात करो तो B पे इधर की ओर एक फोर्स आ रहा होगा ड्यू टू C, तो फोर्स BC, और एक A के चलते अट्रैक्शनल फोर्स आ रहा होगा इधर की ओर F,
बी ए। यदि जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ बी ए शुड बी इक्वल टू एफ बी सी। ठीक है, तो चलो इक्वेट करा दो। तो एफ बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना जाएगा L माइनस एक्स। तो एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि चार्ज क्यू भी तो इक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मांग रहे हैं, उसी तरह ये भी तो इक्विलिब्रियम में रहे। तो चलो हम इसके बारे में बस बात कर लेते हैं। तो जब आप ए का एफबीडी बनाओगे तो क्या दिख रहा होगा, ये माइनस क्यू चार्ज के चलते इधर की अट्रैक्शन आ रहा होगा एफ ए बी, मतलब बी के चलते ए पे, और इसके चलते रिपल्सन आ रहा होगा इधर की ओर एफ ए सी, मतलब ए पे सी के चलते। तो फिर से वही, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ए हमारा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएगा। एम आई करेक्ट? जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएगा। तो चलो लिख डालो। तो एफ ए सी की वैल्यू, एफ ए सी ए के मतलब ए पे सी के चलते वो क्या जाएगा, के इंटू क्यू इंटू 4q अपॉन एल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू attraction due to this force, due to this charge, so that is k into q into माइनस, q तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, कि डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लियो, अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कौन कौन से, x एंड q। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका क्या आंसर आया होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हम उस चार्ज q को यहाँ पे रखे होंगे तो भैया उसकी वैल्यू इतनी आई होगी। इज इट क्लियर? और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना रहा होगा, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम रहा होगा। ठीक है ना? और जब इसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा देंगे तो सारे फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो नेट फोर्सेस ऑन द बॉडी नॉन जीरो आने लगेंगे और पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, एक तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो इसीलिए मैंने क्या बोला कि हर इस तरह के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अ न्यू एग्जांपल। ये यदि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझ लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, दोबारा चला के समझ लीजिएगा। क्लियर है? बट मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि इसमें कुछ कठिन नहीं था। इसमें बस हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हर चार्ज पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा तो कभी भी चाहे इम्पॉसिबल। हाँ, एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे तीनों चार्जेस कैसे थे, फ्री थे। तीनों चार्जेस कैसे थे, फ्री थे। ऐसा नहीं था कि तीनों चार्जेस के मतलब फिक्स्ड थे या उनमें से कोई दो चार्ज फिक्स थे, क्योंकि हम आगे चल के जो केसेस पढ़ेंगे वहां पे हम दो चार्जेस को फिक्स रखा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा था, तीनों चार्जेस को फ्री कर दिया था, और तीनों चार्जेस यदि इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो रहे थे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के और उसका रिजल्टेंट जीरो क्रिएट करके हो रहे थे। मतलब हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं इन्वॉल्व कराया था टू मेंटेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दे रहे थे तो वो टूट जा रहे थे। क्लियर है? आगे चल के जो केसेस पढ़ेंगे उसमें हम क्या रखा करेंगे कि दो चार्जेस फिक्स होंगे और उसके अबाउट हम किसी चार्ज की बातें करेंगे, तो उस केस में कभी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दो कुछ चार्जेस तो ऑलरेडी फिक्स्ड हुआ करेंगे बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, कि एक चार्ज क्यू है, ठीक है ना, और दें या ना दें, चलो छोड़ो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं था, इतना कुछ कठिन नहीं था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत उतना नहीं है। चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दो चार्जेस को फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या कैसा होगा। ठीक है, उसके बारे में अपन लोग बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा ये स्पेशल केस है, पहले हमारा स्पेशल केस था, पहले हमारा तीनों चार्जेस वेयर फ्री, लेकिन अब जो हमारे जो चार्जेस हैं वो फ्री नहीं है, तीनों चार्जेस फ्री नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। दो ही चार्ज हैं जो कि फ्री हैं, ठीक है, सॉरी एक ही चार्ज जो कि फ्री होगा, दो चार्ज फिक्स्ड होंगे। तो यदि चलो मैं मान लेता हूँ कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ओके, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो वो चार्ज यदि सबसे पहले फर्स्ट केस Q हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो यदि Q हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो समझिएगा Q यदि पॉजिटिव है तो इस पे ऐसे फोर्सेस आ रहे होंगे,
ये भी इधर की ओर रिपल कर रहा होगा और ये भी इधर की ओर रिपल कर रहा होगा, ठीक है। तो यदि हम इस चार्ज को थोड़ा सा इधर की ओर मूव करा देंगे तो इसके चलते रिपल्सन बढ़ जाएगा और इसके चलते रिपल्सन घट जाएगा, जिसकी वजह से वो चार्ज दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन मीन पोजीशन पे रिस्टोर तो हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फ्लो मूव करते वक्त कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, जिसकी वजह से मूव करके आगे चला जाएगा। जब मूव करके आगे चला जाएगा तो इसके चलते रिपल्सनल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा पास आ गया ना इसके, और इसके चलते वीक हो जाएगा। अब फिर नेट रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन लगने लगा। मतलब एक तरह से यदि हम उसके एक्सिस के अलोंग मूव कराते हैं तो उस चार्ज क्यू का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। व्हाई? बिकॉज वो बार बार मीन पोजीशन की ओर रिस्टोर करा दे रहा है। मतलब यदि हमारे चार्ज का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि हम उस चार्ज को हम ऐसे मूव करा दें, समझना, तो यदि ऐसे मूव करा देंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे इसके चलते भी इधर की ओर रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, इसके चलते भी रिपल्सन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। मतलब एक बार वो चार्ज यदि मीन पोजीशन से इधर चला गया तो फिर वो चार्ज इनफाइनाइट पे भाग जाएगा, कभी भी अपने दोबारा मीन पोजीशन पे नहीं लौटेगा। मतलब मुझे एक बात तो समझ में आई कि भैया मीन पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे तो था, लेकिन अबाउट मीन पॉइंट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या चाहे कहें तो हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम केस, और ये वाला केस मतलब जब ऐसे ऑसिलेशन हुआ होगा उस चार्ज का, या ऐसे हम मूवमेंट कराए होंगे, तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम उसको ऐसे मूव कराए होते, ऐसे अबाउट द एक्सिस या अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, तो वो कैसा होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। अब सेकंड केस में हमने क्या लिया है कि Q इज निगेटिव। अब यदि चार्ज निगेटिव हो जाए तो माइनस Q यदि हो जाता और हम उसे ऐसे अब मूव कराते, तो यदि वो थोड़ा सा भी इधर आ जाता तो इसके चलते अट्रैक्शनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाता और इसके चलते अट्रैक्शनल फोर्स वीक हो जाता, जिसकी वजह से ये माइनस Q चार्ज को इधर की ओर खींच लेता। मतलब कि इस केस में यदि हम ऐसे ऑसिलेशन कराएंगे तो ये कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। लेकिन यदि हम उसी चार्ज का हम ऐसे मूवमेंट कराएंगे, ओके, ऐसे ऊपर नीचे मूव कराएंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे यदि वो चार्ज होगा माइनस Q, तो इसके चलते इधर की ओर अट्रैक्शनल आएगा और इसके चलते इधर की ओर अट्रैक्शनल आएगा, जिसका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा। उसी तरह यदि ये चार्ज नीचे आ जाएगा तो नेट रिजल्टेंट अंदर की ओर आएगा, इनकी वजह से ऐसे ऐसे। मतलब हमें समझ में आया कि इस केस में जो नेट फोर्स है वो हरदम मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड है। मतलब बार बार वो चार्ज यदि इधर की ओर चला जाएगा तो उसको रीस्टोर करा देगा मीन पोजीशन पे, और यदि इधर की ओर चला जाएगा तो रिस्टोर करा देगा मीन पोजीशन में। मतलब इस केस में यदि ऐसा ऑसिलेशन होता है तो वो किसका एग्जांपल होगा, वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। ओके, तो किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सारी बातें हमें क्लियर हुई। और इन केसेस में हमने इन दोनों चार्जेस को कैसा रखा था, फिक्स रखा था, और उसके अबाउट हम इस प्लस Q या माइनस Q का मूवमेंट करा रहे थे लाइक दिस। ओके, और जो पहले केस लिया था हमने, वहां पे क्या लिया था, हमने तीनों चार्जेस को फ्री कर दिया था कि भैया तुम अपने दम पे, एक दूसरे के दम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करो। ओके, हाँ, वो बात अलग है कि हम तुम्हें थोड़ा सा ही मूव करा देंगे तो तुम हाईली अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ वहां भाग जाओगे। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को कराया। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देने चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं दैट क्वेश्चन। ओके, व्हाट कैन, तो जिस केस में जिस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है उस केस में टाइम पीरियड का भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइम पीरियड क्यों बन सकता है, क्योंकि चार्ज विल बी परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, है ना, तो उस केस में टाइम पीरियड कौन सा बन सकता है, क्योंकि वो एसएचएम का केस हो सकता है। तो यदि एसएचएम का केस हो सकता है तो टाइम पीरियड बनेगा, तो टाइम पीरियड क्वेश्चन जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस हैं Q एंड Q। ठीक है बच्चा, दो चार्जेस है Q एंड Q, और यहाँ पे हमने रखा है माइनस Q चार्ज। ओके, और उसका ऑसिलेशन ऐसे हो रहा, तो इसका टाइम पीरियड T कितना होगा, ठीक है ना, क्या टाइम पीरियड T होगा जिसके लिए वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो क्या करना है आपको वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है ना, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए के कंपेरेबल बनाना उस इक्वेशन को, और कंपेयर करके ओमेगा निकाल लेंगे। एंड वंस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। हाउ, टाइम पीरियड T विल बी इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओके, और इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अपने मन से कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है ना, अपने मन से मान लीजिए कि दिस एंगल इज थीटा, तो इधर की ओर जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 2F cos थीटा।
ठीक है। और ये मान लीजिएगा कि ये जो लेंथ है ये y है, ठीक है, और ये लेंथ आपका Ly2 है, तो आप cos थीटा की वैल्यू को भी लिख सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर मान लेना कि y इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू l, है ना, तो वहां से आपका सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन बन सकता था इसमें कि यदि एक चार्ज q ऐसे है, q ऐसे है और एक सेम चार्ज q है जिसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं, तो इस केस में टाइम पीरियड चाहिए, तो थोड़ा सा इधर की ओर x की ओर डिस्प्लेस करा के नेट फोर्स ऑन द चार्ज निकाल के उसको मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर इक्वेट करा दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है आपके लिए, ये सारे बच्चों के लिए, प्लीज इसे करिएगा, बिकॉज जब आप उस होमवर्क को करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि आपने कुछ इस लेक्चर से सीखा है। अदरवाइज भैया ने पढ़ाया तो कितना भी, लेकिन उससे आपने कुछ सीखा नहीं तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ओके, तो ये है कि टाइम पीरियड T1 क्या हुआ होगा एंड टाइम पीरियड T2 क्या हुआ होगा, मतलब T1 इन दिस केस एंड T2 इन दिस केस, एंड व्हाट विल बी द रेशियो T1 अपॉन T2। आई थिंक दिस शुड बी 1/√2 के आसपास आना चाहिए, √2 आना चाहिए, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था अपनी क्लासेस में तो मुझे याद है कि 1/√2 आ रहा था। ओके, तो ये आपके सामने बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं बेसिक्स से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड अपने सीखी है, बेसिक्स से रिलेटेड सीखी है। आगे चल करके और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्या कह रहा है एक अगला क्वेश्चन कि लेट्स अज्यूम दो यहाँ पे बॉडीज हैं, ठीक है, इनको मान लेना ये कि बहुत बड़ी नहीं है, पॉइंट शेप्ड बॉडीज ही हैं, ठीक है, और जो इनके चार्जेस हैं वो क्या है, QQ हैं, ठीक है बच्चा, और इसका जो मास है वो क्या है, M है, एंड ये ऐसे फिक्स्ड है एंड इट इज मूवेबल, मतलब ये चार्ज मूव कर सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड T कितना होगा फॉर वन ऑसिलेशन, एंड वो जो ऑसिलेशंस होंगे क्या वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होंगे या नहीं होंगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन एक और आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है बच्चा। अगली क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे, पहले से बता दे रहा हूं मैं, कि यदि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच में जो मीडियम है वो कंटिन्यूसली सेम मीडियम ना होकर के पार्शियली कुछ और है पार्शियली कुछ और है, तो उस केस में अपन लोग नेट फोर्स ऑन बोथ चार्जेस कैसे निकालते हैं, या फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज कैसे निकालते हैं। यदि पार्शियली हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दिया है या कोई मीडियम इंसर्ट करा दिया है, ऐसे केसेस में कैसे चीज़ों को सॉल्व करना हो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब मुझे लगता है कि मुझे विदा लेनी चाहिए, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आई नो दैट। तो आई विल सजेस्ट ओनली वन थिंग कि यदि आप लोग अभी नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, या वीडियोस का लिंक दे दे रहे हैं हम, ठीक है ना, जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है इस कोर्स को उसका लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से 1/10 फी पे आपको यहाँ पे इतना अच्छा और इतना प्यारा कंटेंट मिल रहा है, विद विच आप IIT एज वेल एज 12th दोनों के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी मैं आगे चल करके लेवल और बढ़ाऊंगा, अभी तो मैं बहुत ही बेसिक और छोटा लेवल रख रहा हूँ, एंड इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल लेवल, ये कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इनको जरूर ज्वाइन करिए। और दूसरी बात, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, हमारा JEE एडवांस क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, सो कीप वाचिंग अस, सपोर्टिंग अस ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों।